हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों अगेन। हाँ, जैसा मैं बोल के गया था कि इसमें हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है जो ये बोर्ड के हिसाब से कंपलसरी चैप्टर है। कौन सा? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है ना। नेशनलिज्म यूरोप वाला हो गया था, पहले हमने चैप्टर करवा दिया था उसको। तो जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप हमने बताया था, तो नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, तो सिमिलर मीनिंग मे बी अप्लाई फॉर द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ वैसे उसको। नेशनलिज्म का मतलब व्हेन द एंटायर सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री दे फील oneness, they feel they are belong to single unit and they are ready to fight against their enemies at the time of crisis. तो that feeling जो मैंने अभी बताई है, when entire section of the society they feel that we are belong to the single unit and they are ready to fight against their enemies at the time of crisis. So that feeling is known as क्या? That feeling is known as the nationalism। और आप कह सकते हैं नेशनल, आप कह सकते हैं इसके लिए नेशनलिज्म के लिए और बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं आप। हिंदी में देश प्रेम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देश प्रेम का मतलब when you are ready to sacrifice yourself for the country, so that is also a part of nationalism, ठीक है ना। ready to do anything for the country, ठीक है ना। तो that feeling among the people, that is the true sense में क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेशनलिज्म या नेशनल इंटीग्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस योर लाइफ ऑल्सो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये सैक्रिफाइसिंग लाइफ, सैक्रिफाइसिंग योर, आप कह सकते हैं नियर एंड डियर, और फिर भी आप स्टिल यू आर नॉट कंप्लीटिंग, तो दैट फीलिंग मे बी ऑल्सो कंसिडर एज नेशनलिज्म, ठीक है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब जो यूरोप में था, नेशनलिज्म चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे किसी दूसरे कंट्री का हो, तो नेशनलिज्म का मतलब यही है when we feel oneness among the people and we are ready to sacrifice if there is a requirement of our, आप कह सकते हैं sacrifice, तो we are ready to sacrifice for our nation, so that feeling is known as the nationalism, ठीक है ना बच्चों। नेशनलिज्म को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा था। और जो नेशनलिज्म का जो मेन जो एजेंडा है वो क्या है, जो गांधी जी के बारे में एवरीबॉडी नोज, यानी गांधी जी क्या है कि 1915, यानी कि 1915 को इंडियन टेरिटरी में वापस आ गए थे। प्रीवियसली ही वाज फॉट फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। किसके लिए फाइट कर रहे थे वो? फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? व्हेन द पीपल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि उनके स्किन कलर के बेस पर उनको सेपरेट समझना, यानी कि ब्लैक को कुछ अलग समझना और व्हाइट को कुछ अलग समझना। तो दैट प्रैक्टिस वाज गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका इन, आप कह सकते हैं वेरी बिग स्केल, इन ए वेरी बिग स्केल। तो जो गांधी जी थे, he also fought for them also, यानी कि साउथ अफ्रीकन के जो ब्लैक पीपल थे उस समय, जो वहां पर रहने वाले, जो ओरिजिनल रेजिडेंट थे वहां के, और जो व्हाइट यूके से आए एंड दे स्टार्ट गवर्निंग द कंट्री एज पर देयर विशेस, एज पर देयर प्रैक्टिसेस और एज पर देयर बिलीफ। तो वहां फाइट कर रहे थे। लेकिन आप इसमें इंसिडेंट नहीं दिया, लेकिन आपको एक इंसिडेंट याद दिलवा देता हूं मैं। जब गांधी जी ट्रेवल कर रहे थे कहां पर? साउथ अफ्रीका में, तो ही वाज थ्रोन आउट फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलवे कोचेस। तो रेलवे कोचेस दैट वाज टोटली रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। हम एक बैकग्राउंड बता रहा हूं इसकी, यानी कि वो कोच में से क्या कर दिया था उन्होंने, किन्होंने, जो साउथ अफ्रीकन, जो वहाँ की, जो ब्रिटेन की, वहाँ भी ब्रिटिश
कि ब्रिटिश रेजिम में थी, और वो जितने भी ब्लैक पीपल थे, अब इंडिया वाले भी ब्लैक ही हैं, उनके लिए तो ब्लैक स्किन कलर वाले ही हैं। तो जब गांधी जी ने बाय मिस्टेक या नोइंगली और अननोइंगली he bored into that particular compartment which was totally reserved for the white people, and he was thrown out from that particular compartment. वो बाद में नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने के बाद जब उनको ये महसूस हुआ कि feel that type of discrimination is facing in my home country by so many people, so he is thinking that why we are not going to our home country and why we are not ready to fight the injustice made by the British people into the into various Indian state. तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने वहां देखा कि ऐसा मेरे साथ हो गया यहाँ पर, और मेरे कंट्री में, तो मेरा जो होम कंट्री इंडिया, तो लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम। तो ये सोच करके वहां से 1915 में ही ज्वाइंट द इंडियन मूवमेंट, ठीक है ना। और बाद में जैसे वो उनका नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट में उनकी एंट्री हुई, तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि ही वाज वेरी मच कैपेबल टू यूनाइट द पीपल, यानी कि उन्होंने पब्लिक को यूनाइट करने में बहुत सक्सेसफुल, एक तरह से ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल यूनाइट द इंडियन पीपल। नॉट ओनली इंडियन पीपल, चाहे वो उसमें किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला है, चाहे वेदर दे वर रिच और वेदर दलित वर देयर, वेदर लैंडलेस वर्कर्स वर देयर, वेदर ट्राइबल कम्युनिटी वर देयर, तो ही वाज हैड द कैपेसिटी to give the common platform for the entire society, and he was accepted also, क्योंकि he was always fighting for the truth, he was always fighting for the common people, so that's why the Indian peoples were ready to fight under his umbrella or under his after leadership। तो बाद में जब ये महात्मा गांधी आ गए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली इन्होंने, और उन्होंने सबसे पहला जो प्रोग्राम लॉन्च किया 1920s में, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने नॉन in 1920, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द गांधी in 1920, ठीक है ना। अब नॉन कोऑपरेशन नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, नॉन कोऑपरेशन का मतलब वी आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द अथॉरिटी, नॉन कोऑपरेशन मतलब वी आर नॉट रेडी टू गिव आवर कोऑपरेशन विद द अथॉरिटी, तो दैट मूवमेंट वाज नोन एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उन्होंने क्या कहा इसमें, वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the and the imagination of the people, यानी कि वो नेशनलिज्म को कैसा समझने लगे। और ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्पेशली जो 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एंडेड, यानी कि उस समय 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो उन्हें इंडियंस को क्या उम्मीद थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉमिस किया इंडियंस को कि एज सून एज पॉसिबल वी आर गोइंग टू लिबरलाइज द इंडियन टेरिटरीज। जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही एंड होगा, वी आर रेडी टू लिबरलाइज द इंडियन टेरिटरीज, दैट वाज द प्रॉमिस मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस। तो इसलिए इंडियंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में समहाउ, यानी कि विलिंगली और अनविलिंगली, इंडिया के जो जितने भी रिसोर्सेज थे, इंडियन रिसोर्सेज पर लार्जली आप कह सकते हैं इन्वॉल्व और एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपने एनिमीज के अगेंस्ट इंडियन तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंडियन का, लेकिन यहाँ से काफी रिसोर्सेज, इंडियन रिसोर्सेज वर इन्वॉल्व इनटू दैट पर्टिकुलर वॉर, ठीक है ना। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि भी जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू लेफ्ट और वी आर गोइंग टू लिबरलाइज द कंट्री वेरी सून, ठीक है ना। लेकिन 1919 के बाद, यानी कि जब 14 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड
इन 18, तो 19 और 20 में भी उनको जो whatever promise was made by the Britishers कि we are going to liberalize Indian territory, so that was not happen, that was not take place, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ड्रीम दिखाया था वैसे उनको नहीं मिला। तो इसीलिए गांधी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920। और नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, इसमें जो आपकी बुक में दिया है, नॉन कोऑपरेशन का मतलब वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस इन टाइम, ठीक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू पे द कस्टम ड्यूटीज, ठीक है ना। और यानी कि व्हाटएवर प्राइसेस or whatever taxes were introduced by the Britishers, so Indians were not ready to pay these taxes, यानी कि we are not ready to cooperate with the administration। तो इसको इसीलिए उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से उसको जाना। उसके बाद क्या है, फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब जो विलेजर्स थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए सोल्जर्स, तो फोर्स रिक्रूटमेंट वाज इंट्रोड्यूस। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब whether they want to join military or not, whether they want to join the police department or not, but they have to forcefully recruit for that particular fighting, for that particular department, and that was police and military। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, टैक्स was introduced in, और इतने सारे टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो फोर opposing all these methods or all these issues, whatever issues made by the Britishers, so that's why Gandhiji launched the non-cooperation movement, ठीक है ना। We are not ready to cooperate with the Britishers, so that was the main agenda during this particular period, ठीक है ना। The idea of सत्याग्रह, ये जो है the idea of सत्याग्रह, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, the idea of सत्याग्रह का मतलब है यानी कि we are ready to fight for the truth। सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब हिंदी, ये हिंदी वर्ड है, इट इज ए हिंदी टर्मिनोलॉजी। सत्या का मतलब यहाँ पर है यानी कि फाइटिंग फॉर ट्रुथ, जो भी ट्रुथ है उसके लिए हम फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक आइडिया आया उन्होंने, और इट वाज लॉन्च, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, he had come from South Africa or had successfully fought for the racist regime। मैंने अभी बताया था पहले जब शुरुआत मैंने करी थी। उसके बाद the mass agitation, यानी कि mass agitation मतलब when the large number of people are participating in that particular movement। So that particular movement of people, when the people are participating in large number, so that may be considered as mass agitation, mass agitation, यानी कि large number of people are participating in that particular movement, so that movement may be considered as mass agitation। So mass agitation was launched by the Gandhiji and that was called the सत्याग्रह, ठीक है ना। और सत्याग्रह का मीनिंग मैंने अभी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग once again। The idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth, यानी कि मेन जो उसका एजेंडा था कि we are ready to fight for the truth, that was the main agenda of सत्याग्रह, यानी कि जितने भी हम ट्रुथ के लिए हम लड़ेंगे चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, तो that movement was known as with the name of सत्याग्रह। और उसके बाद सर्च फॉर ट्रुथ, whatever injustice made by the आप कह सकते हैं Britishers, so they were totally opposed by this particular group, और जिसमें सत्याग्रह was also launched by the Gandhiji under the leadership of गांधी जी, ठीक है ना। जिसमें नॉन वायलेंस, यानी कि उन्होंने एक जो उनका मेन मंत्रा था क्या गांधी जी का, कि वी शुड नॉट आप कह सकते हैं ऑफ द वायलेंट मेथड व्हेन वी आर फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स, बल्कि उन्होंने क्या दिया है, सत्याग्रह तो सही है यानी कि फाइटिंग फॉर ट्रुथ, बट वी शुड नॉट यूज द एनी टाइप ऑफ वेपन्स, यानी कि फिजिकल वेपन्स आर नॉट अलाउड टू यूज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई that he always advocated for the non-violence methods। Non-violence का मतलब यानी कि we should not use any type of weapons while we are fighting with the Britishers। So that later on, or non-violence was the another weapon introduced by the Gandhiji instead of physical weapons। So he introduced this particular weapons against the Britishers। ये भी एक नया इसमें आया। तो उसके बाद 1916 में द चंपारण इन बिहार, चंपारण मूवमेंट, यानी कि चंपारण मूवमेंट
और कब हुआ था? 1916 में, ठीक है ना, 1916 में, 1916 में चंपारण मूवमेंट। और चंपारण मूवमेंट क्या है? नाउडेज इट इज इन बिहार, ठीक है ना। और वहां पर पीजेंट क्या कर रहे थे? पीजेंट जो टैक्स उनके ऊपर लगता था उसका अपोज कर रहे थे। उनके ऊपर जो इंडिगो, जो आपने 8th में पढ़ा था कि जो इंडिगो ग्रो करने के लिए उन्होंने 25% लैंड शुड बी यूज्ड फॉर द इंडिगो ग्रोथ, ठीक है ना। उसके बाद जो व्हाटएवर राइट्स दे वर एंजॉयिंग अर्लियर बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, तो दे वर टेकन आउट और टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स। तो वो दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो चंपारण मूवमेंट वाज जॉइंड बाय द गांधी जी इन 1916, ठीक है ना। चंपारण बिहार इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, एंड देन इन 1917 he recognized the सत्याग्रह to support the peasants खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, यानी कि खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर उन्होंने पीजेंट्स के लिए फिर फाइटिंग उनके साथ जाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में सबसे बाद में कहाँ गए वो? अहमदाबाद। जो कारखाने में काम करने वाले थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे, तो अनहाइजीनिक कंडीशन थी उनके लिए। दे वर नॉट पेइंग द गुड सैलरी फॉर देयर वर्क, समटाइम दे हैव टू परफॉर्म बेगार। एक बेगार हिंदी का वर्ड है, बेगार। और बेगार पहले भी मैंने बताया था, बेगार का मतलब यहाँ पर है बेगार, ठीक है ना। बेगार का मतलब यहाँ पर है when you are putting some efforts for your master, or when you are performing some duties for your master, but still they are not paying any money for your work, so that particular practice is known as begar, ठीक है ना। तो बेगार was going on in a big way। और जो टैक्सेस थे और जो प्लांटेशन सिस्टम था, दैट वाज टोटली आप कह सकते हैं अगेंस्ट ऑफ द फार्मिंग कैटेगरी ऑफ पीपल। So that's why Champaran movement was launched by the local peasants, and later on it was joined by the Gandhi in 1960, ठीक है ना। to provide them the extra support, ठीक है ना। and later on जो इसमें दिया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी peasants का मूवमेंट था, that was joined by the Gandhi जी। उसके बाद महात्मा गांधी went to Ahmedabad to organize the सत्याग्रह movement among the cotton mill workers। जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, व्हाटएवर प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अर्लियर अंडर द ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने उसको ज्वाइन किया। फिर किसको ज्वाइन किया? यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर का, जो कॉटन मिल का जो मूवमेंट था, दैट वाज जॉइंड बाय द गांधी जी, ठीक है ना, इन सिमिलर पीरियड, ऑलमोस्ट उसी ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट, ये मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट नाम तो आपने 8th में भी इसको सुना था। रॉलेट एक्ट में क्या है? ये नॉर्मस पावर वाज प्रोवाइडेड। नॉर्मस पावर का मतलब है अनलिमिटेड पावर वाज प्रोवाइडेड टू होम, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो मिलिट्री ट्रूप्स थे या पुलिस जो ट्रूप होते हैं, वो अगर जो भी इंडियन कहीं भी किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता था। और विदाउट एनी ट्रायल का मतलब समझ रहे हैं ना, विदाउट गिवन एनी चांस टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट ए गिल्टी पर्सन और ही इज इनोसेंट। तो बिना इसके, यानी कि बिना चांस दिए उसको, बिना उसको क्या है, बिना उसकी गलती, मतलब बिना चांस दिए ट्रायल के, ट्रायल का मतलब है ही वाज नॉट अलाउड टू, आप कह सकते हैं डिस्कस हिज प्रॉब्लम, और he was not allowed to go to the court, ठीक है ना, to declare that I am not a guilty person, I am not committed this particular mistake। तो without given this particular chance, without trial, तो ब्रिटिश जो ट्रूप थे, they were immediately arrested that particular person, those who are आप कह सकते हैं took part in any movement, ठीक है ना। तो उसको बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी ट्रायल के चांस दिए बिना, that particular person was arrested immediately and he was sent to the jail, minimum period of 2 years। 2 साल के लिए मिनिमम उसे जेल में डाल दिया जाता था बिना चांस दिए उसको, ठीक है ना। तो दैट वाज नोन एज द रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। और डेफिनेशन इज गिवन इन योर, कहां पर दी है, ये पेज नंबर 55 में दे दी है, बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, तो पढ़ना उसे, ठीक है ना। मैं पढ़ ले रहा हूं थोड़ा सा पार्ट में, जो इसकी डेफिनेशन है।
It gave the government enormous power to repress political activists. तो political activists का मतलब those who are taking the part in different movements. फिर उसके बाद है and allowed detention. Detention मतलब जैसे आपने पुलिस detention का मतलब पकड़ लिया उसे और थाने में बंद कर दिया और later on he was directly sent to the jail. ठीक है ना, without any chance given chance, यानी कि whether he is guilty or innocent, ऐसा कुछ उसको चांस देने नहीं, उसे 2 साल के लिए मिनिमम काम भेज दिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे. तो दैट एक्ट वाज नोन एज द रोलर एक्ट. ठीक है ना. तो रोलर एक्ट के जब ये एक तरह से इनह्यूमन एक्ट था, दैट वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो दैट वाज लार्जली अपोज्ड बाय द एंटायर सोसाइटी, यानी कि उसमें बहुत सारे सोसाइटी ने उसका अपोज करना शुरू कर दिया रोलर एक्ट का. और रोलर एक्ट मैंने भी बताया वो क्या था, वो उनको पावर दे दिया करता था मिलिट्री फोर्स को या पुलिस वालों को कि वो जो भी एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया वाला, इंडियंस, तो दे वर इमीडिएटली अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड विदाउट गिवन एनी चांस और विदाउट गिवन चांस टू मूव टुवर्ड द कोर्ट, दे वर सेंटेड टू द जेल विदाउट एनी ट्रायल. ठीक है ना. मिनिमम कितना मैंने बताया था, 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए मिनिमम जेल में डाल दिया करते थे. So that was a very oppressive, आप कह सकते हैं, rule made by the Britishers, and that was later on that was opposed by the large sector of the society in India, and that was also opposed by the Gandhi जी. ठीक है ना. गांधी जी भी इसके अपोजिशन में आ गए और उन्होंने मास स्ट्रगल मूवमेंट वाज लॉन्च. और उसमें क्या था, अब इसमें और एक जिक्र आया है, इसमें कभी कभी इसके ऊपर आ जाता है. जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ. इट वाज टुक इन ऑन 13 अप्रैल इन 1919, 13 अप्रैल 1919. और कहाँ है जलियांवाला बाग? इट इज इन अमृतसर. अमृतसर, ठीक है ना, अमृतसर में है, जो नाउडेज इट इज इन पाकिस्तान. वहां पर क्या हो रहा था, दे गैदर्ड, यानी कि इनोसेंट पर्सन विदाउट एनी वेपन, दे गैदर्ड in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Jallianwala बाग का नाम है जलियांवाला बाग उसका नाम है. Being from outside the city, they were unaware of the martial law. Martial law का मतलब है यानी कि वहाँ पर just like emergency, तो they were not aware about the martial law. यानी कि martial law लग रहा है, that was not known to the common people of Amritsar, and they were gathered in the enclosure of that particular garden. And General Dyer came, all of a sudden he came and ordered, पहले तो क्या हुआ, जितने भी whatever gates are open, तो gate were closed and he ordered to the military to open fire on the innocent people in that particular जो garden था जलियांवाला बाग. तो वहाँ पर hundreds of people died during that particular incident. And later on जब ये हो गया, तो जब गांधी जी ने जब ये देखा कभी ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने फिर और उसको और भी, ये भी नॉट ओनली बुलेट चलाई उन्होंने, बल्कि क्या है, दो वर कैप्चर्ड बाय द पुलिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गार्डन, तो दे वर यूज्ड टू देयर नोज इन ग्राउंड, यानी कि वो नोज रगड़ करके ग्राउंड पे चलना पड़ता था, सैल्यूट मारने पड़ते थे अपने किसको, जो ब्रिटिशर्स थे उनको सैल्यूट करना पड़ता था. तो दैट वाज ए ह्यूमिलिएशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स और इनह्यूमन प्रैक्टिस यू कैन से. ठीक है ना. तो उसको अपोज करने के लिए अब खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च. खिलाफत, अब खिलाफत जो नाम है, अब खिलाफत क्या है, अब ये नाम कहां से आया मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं. जो टर्की है, टर्की जो कंट्री है आपने सुना ही है होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूं. टर्की, ठीक है ना, ऑटोमन टर्की. जो टर्की है वहां पर जो इस्लाम के जो हेड रहते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, तो दे आर नोन एज द नेम ऑफ खलीफा. खलीफा, खलीफा इज उर्दू वर्ड. खलीफा का मतलब है हेड, इंग्लिश में मुखिया. ठीक है ना. तो वो स्पिरिचुअल लीडर को क्या बोलते हैं, वहाँ खलीफा बोलते हैं. और टर्की भी दैट वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स ने जब उनको छोड़ा वहां से, जब टर्की उन्होंने छोड़ी, तो दे मेड ए ट्रीटी बिटवीन द ऑटोमन टर्की, एम्पायर ऑफ ऑटोमन टर्की, यानी कि वहां पर जो रूलर था उसके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी हुई, दैट वाज कंसीडर्ड बाय द इंडियन मुस्लिम, दैट ट्रीटी वाज वेरी हार्श ट्रीटी. हार्श ट्रीटी का मतलब है यानी कि दैट वाज नॉट फेवरेबल फॉर द टर्की, दैट वाज टोटली फेवरेबल फॉर द ब्रिटिशर्स.
तो इंडियन मुस्लिम थे और टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, तो इंडियन मुस्लिम, सो मेनी इंडियन मुस्लिम्स वर रेडी टू गिव द सपोर्ट टू द ऑटोमन टर्की एम्पायर, ठीक है ना, जो खलीफा जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसको वो अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहते थे, इंडियन मुस्लिम स्पेशली। जब जब गांधी जी ने देखा कि सो मेनी इंडियन मुस्लिम्स आर रेडी टू फाइट इन फेवर ऑफ टर्की, ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड भाई वी आर नॉट ज्वाइनिंग विद द हैंड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो उन्होंने शौकत अली एंड जो जो उस समय के जो दो ब्रदर थे, शौकत अली एंड जो दूसरे का नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, these were the two सैयद ब्रदर्स, ठीक है ना। तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली ये मेन प्रोमिनेंट लीडर थे उसके। उन्होंने यानी कि खलीफा के फेवर में एक सोचा कि हम उसको अपनी सपोर्ट देंगे। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह कैच करने की एक प्लानिंग बनाई कि अगर हम मुस्लिम्स के साथ टर्की के मूवमेंट पर अगर वी आर रेडी टू फाइट विद द मुस्लिम्स, तो देन जो मुस्लिम में हिंदूज में जो फ्रैक्शन है बीच में, जो गैप है बीच में, इट में भी आप कहते हैं शॉर्ट आउट वट एवर गैप वी आर हैविंग इन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन इंडियन सोसाइटी। तो भाई वी आर नॉट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द खिलाफत, यानी कि खलीफा के सपोर्ट में हम भी सपोर्ट कर देते हैं। तो गांधी जी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट द खलीफा इन टर्की एंड लेटर ऑन दे मे बी अवेलेबल फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यानी कि पहले जो इंडिया में जो रिलीजन के बेस पे जो डिवीजन था, तो दैट में भी आप कह सकते हैं अप्रूटेड इफ यू आर सपोर्टिंग these Muslim community in the आपके इशू ऑफ टर्की, यानी कि अगर टर्की के इशू पे हम इन्हें सपोर्ट करते हैं तो लेटर ऑन जाकर के जो हमारे में फ्रैक्शन है बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो इनमें क्रिएट द ग्रेट यूनिटी अमंग द इंडियंस। तो उन्होंने ऐसा ही किया और करने के बाद उन्होंने बाद में क्या किया, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन, नीचे लिखा है व्हाई द नॉन कोऑपरेशन। अब नॉन कोऑपरेशन क्यों था? गांधी जी कहते थे कि Indians are cooperating, that's why they are capable to run our country, they are capable to suppress the many Indian people. If we deny, if we are not ready to cooperate them, so automatically we are going to win the आप कह सकते हैं our struggle, our movement। यानी कि हम अगर उनको इंडियन के कोऑपरेशन से जो चल रहे थे कौन ब्रिटिशर, अगर we are not ready to cooperate them, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, we are going to आप कह सकते हैं गोइंग टू गेट द आवर लिबरलाइजेशन वेरी सून, यानी कि 1-2 साल में हमें लिबर्टी मिल जाएगी, 1-2 साल में हमारा नेशन आजाद हो जाएगा। लेकिन वो जब तक नहीं होगा जब तक हम उसे कोऑपरेट करते रहेंगे, उन्हें कोऑपरेट करते रहेंगे, किन्हें, अंग्रेजों को। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर अगेन लॉन्च एंड बॉयकॉट मूवमेंट, साथ साथ में बॉयकॉट मूवमेंट। तो बॉयकॉट मूवमेंट में क्या था, सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट थे उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, आर्मी से रिजाइन कर दिया, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शन थे उनको बायकॉट कर दिया, स्कूल्स वर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। तो बॉयकॉट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी के लीडरशिप में वो बायकॉटिंग ऑफ एक तो सिविल सर्विसेज, फिर आर्मी, फिर पुलिस, फिर आपका कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन तो उनको बायकॉट करना, स्कूल कॉलेजेस को बायकॉट करना एंड फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना, ठीक है ना। तो ऑल दीज प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द आप कह सकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। बायकॉट खिलाफत मूवमेंट के बाद बायकॉट मूवमेंट। और खिलाफत का भी मीनिंग क्या है जो मैंने अभी बताया आपको, खिलाफत का मतलब है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर सेड बाय द ब्रिटिशर्स ब्लाइंडली। खिलाफत का मतलब वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर सेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो वी आर रेडी टू मेक द खिलाफत। खिलाफत का मतलब यानी कि हम अपने आवाज उठाएंगे और उसकी आवाज उसके साथ साथ क्या किया, बॉयकॉट मूवमेंट पर लॉन्च। अब बॉयकॉट में क्या किया, लेजिस्लेचर यानी कि हम उसकी लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं काउंसिल जो इलेक्शंस हैं दे वर आल्सो बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, सर्विसेज रिजाइन यानी कि सर्विस से रिजाइन कर दिया, कोर्ट्स पर आप कह सकते हैं कोर्ट्स में भी हड़ताल डिक्लेयर कर दी। तो दैट मूवमेंट वाज नोन एज द बॉयकॉट मूवमेंट एंड इट वाज आल्सो लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। फिर आगे
तो जो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920 एक कांग्रेस सेशन हुआ और 1920 में हुआ। कहां पर हुआ? नागपुर में। उसकी क्या क्या बात थी? A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. यानी कि non-cooperation was adopted after the Nagpur आप कह सकते हैं सेशन इन 1920। 1920 में जब नागपुर सेशन में ये डिसाइड हुआ कि हम वी आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, तो नॉन कोऑपरेशन वाज लार्जली लॉन्च्ड थ्रू द कंट्री, ठीक है ना। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिला कि वो काफी कुछ हद तक हम कामयाब रहे उसमें, ठीक है ना। फिर है द मूवमेंट इन टाउन, यानी कि इसमें हेडिंग है द मूवमेंट इन टाउन। अब टाउन में जो मूवमेंट था, जो अलग अलग जगह पर, यानी कि टाउन में अलग था और बड़े बड़े सिटीज में अलग उसका इम्पैक्ट था, विलेजेस में अलग था उसका इम्पैक्ट। तो वो अब क्या था? द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया था वो पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, यानी कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल स्कूल थे उनको छोड़ दिया। कॉलेजेस, हेडमास्टर्स, टीचर्स रिजाइन इन ए बिग वे। फिर द लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, यानी कि जो लॉयर थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया। और लीगल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद फिर क्या है? काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड, यानी कि जो मैंने आपको बताया था काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि नॉन ब्राह्मण्स की जो पार्टी थी दैट वाज जस्टिस पार्टी। इसी ड्यूरेशन में उसका लॉन्च भी किया गया, ठीक है ना। उसको लॉन्च किया गया जस्टिस पार्टी, यानी कि जो सप्रेस क्लास थी, जैसे मैंने बताया था दलित या लैंडर्स वर्कर्स, तो they were not treated well by the Britishers as well as by the Indian society, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर अपना अलग स्ट्रगल एक तरह से रास्ता चुन लिया और उन्होंने बताया जस्टिस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जस्टिस पार्टी का मतलब दैट पार्टी वाज मेड फॉर द जस्टिस फॉर whom those who are not getting any type of justice from the Indian rulers or आप कह सकते हैं British rulers during that particular tenure, during that particular period only, ठीक है ना। तो they made separate and that Brahmin was not allowed in that particular membership, यानी कि जो मेंबर थे उसके ज्यादा कौन थे? नॉन ब्राह्मण। उसमें फार्मर्स थे, उसमें कारपेंटर्स थे, उसमें लॉयर थे, उसमें टीचर्स थे, सब थे उसमें, लेकिन नॉन ब्राह्मण, क्योंकि वो ये सोचते थे ब्राह्मण्स वर डिवाइडेड इनटू वेरियस फ्रैक्शंस, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, ऐसा कुछ उनका सोच रहा होगा। अब जो बुक में लिखा है वही हम बता रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ये रही होगी कि Brahmins were divided in Indian society itself in so many factions, so that's why they were not allowed to join that particular group for the Brahmins, that was not open for the Brahmins। और Brahmins उस समय ऐसा नहीं था कि भैया लिटरेट पर्सन को उस समय ब्राह्मण कहा जाता था, हालांकि वो ये तो अभी रिसेंट की बात है, मॉडर्न टाइम की बात है। पहले की बात करेंगे तो और भी कुछ उसमें क्लासिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ, फिर क्या है? लिक्वर शॉप्स और पिकअप, लिक्वर मतलब जो शराब की दुकानें हैं उनको लूटा गया, क्योंकि उनसे भी क्या है बहुत सारे सोशल जो हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं। क्योंकि वो एक तो जो पीने वाला है, लिक्विड पीने वाला कौन है? ज्यादातर कौन से होते हैं? या तो इलिटरेट होते हैं या पुअर होते हैं, ठीक है ना। स्लम एरिया वाले में रहने वाले होते हैं, ट्राइबल ग्रुप वाले रहने वाले होते हैं। तो लिक्विड शॉप वाज टोटली पिकअप बाय द कॉमन पीपल, यानी कि इनको हम लिक्विड शॉप पर चलने नहीं देंगे। जितने भी ऑफिस थे उनको आग लगा दी गई, पुलिस थाने जला दिए गए। और उसके बाद जब ये सारा होने लगा तो बाद में जो दैट मोमेंट वाज टेकन बैक बाय द गांधी जी। गांधी जी ने इन सब इंसिडेंट को देखते हुए, क्योंकि गांधी जी का एक मैंने बताया था कि क्या वो मेन फेथ था उनका नॉन वायलेंस। तो जैसी वायलेंस होता था तो वो उस चीज को लाइक नहीं करते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने उस मूवमेंट को वापस ले लिया और खादी वाज लॉन्च। खादी जो 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 बताया था कि खादी को हमें यूज करना है, फॉरेन गुड्स को यूज नहीं करना है। लेकिन खादी दैट टाइम और स्टिल इन मॉडर्न टाइम खादी वेरी कॉस्टली आइटम एक्चुअली। एक तो उसका ड्यूरेशन जो है उसकी जो एक्चुअली क्या है, खादी का कपड़ा अगर बनवा लें आप तो ड्यूरेशन इज वेरी लेस, उसको 1-8 साल में फट जाता है आमतौर से। और उस समय तो बहुत कॉस्टली था। और आज भी कंपैरेटिव देखें कैरी कोट और जितने भी नए नए स्पन वगैरह जो आती हैं हमारी, उनके क्लॉथ को देख लीजिए और खादी क्लॉथ को देख लीजिए,
तो खादी एक तो कॉस्टली है, उसके जो 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 उसका जो लाइफ है वो भी बहुत कम है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। लेकिन खादी एक ऐसा एजेंडा बनाया कि खादी हम पहनेंगे और बाहर के कपड़े नहीं पहनेंगे। तो समटाइम्स some people were start supporting that particular issue, but at the same time other group of people may be not very much satisfied with the use of khadi because it was not durable or it was very costly। तो जो इस चीज से दो चार नहीं रखते थे या जो से एग्री नहीं करते थे वो इस मूवमेंट में ज्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है ना। फिर रिबेलियन कंट्री साइड, रिबेलियन इन कंट्री साइड, रिबेलियन का मतलब है यानी कि अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी बात बताने के लिए उनके सामने, यानी कि जो भी वो बोलते थे ऑन ब्रिटिशर दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड ब्लाइंडली। रिबेल का मतलब दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर सेड बाय द ब्रिटिशर। तो रिबेलियन मूवमेंट इन कंट्री साइड जब वर्ड आता है, कंट्री साइड का मतलब है जो रूरल एरिया है हमारा, अदर देन सिटी टाउन, ठीक है ना। कंट्री साइड का मतलब रूरल पीजेंट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। तो एक बाबा रामचंद्र को है, रामचंद्र मतलब स्वराज के लिए उन्होंने सबसे पहले फाइट करना शुरू कर दिया, बाबा रामचंद्र, और ही वाज ट्राइबल, ठीक है ना। रामचंद्र ही वाज सन्यासी, एक तरह से सन्यासी कह सकते हैं आप। तो सन्यासी थे रामचंद्र, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भी जो लेबर के ऊपर जो इंडस्ट्रीज होता है, जो बेगार होता है, जो मैंने वर्ड बताया था बेगार, ठीक है ना, ये वाला बेगार जो मैंने बताया था, बेगार वाज लार्जली आप कह सकते हैं in practice in various part of India, especially in plantation workers के बीच में, या फिर जो लैंडलेस वर्कर्स थे जो always perform बेगार for their masters and whatever work they perform but still they were not paying any type of payment for their work। तो ये प्रैक्टिस थी उस समय। तो ये प्रैक्टिस के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें हुई और ये सारे के सारे आवड़ में आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसान सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू इधर उधर घूमे आसपास, मतलब पूरे कंट्री में घूमे उन्होंने, और घूमने के बाद जो भी कंप्लेंट कहाँ से आई, फार्मिंग कैटेगरी से आई, तो उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए क्या बनाया उन्होंने, किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। फिर ये एक मूवमेंट आया। फिर उसके बाद जो तालुकदार और जो जमींदार इंजस्टिस करते थे छोटे छोटे फार्मर्स के ऊपर या लैंडलेस वर्कर्स के ऊपर, तो देयर वॉइस रेज्ड बाय द नेहरू जी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात को उठाना शुरू कर दिया। किसके और कौन सा मूवमेंट है, किसान सभा के नाम से उन्होंने मूवमेंट चलाया, किसान सभा बना करके उसके अंदर रह करके उन्होंने मूवमेंट चलाया। लेकिन जितने आंध्र प्रदेश में आप पढ़ेंगे इसमें जो 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 गॉर्डन हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में, वहां क्या है, जो वहां के ट्राइबल कम्युनिटी वाले थे वो नॉन वायलेंस को मानने से मना कर दिया। दे वर रिफ्यूज टू प्रैक्टिस द नॉन वायलेंस, बल्कि क्या करने लगे, दे वर वेरी मच एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर। अब गुरिल्ला वारफेयर क्या है, गुरिल्ला इज एनिमल, और गुरिल्ला का सबसे बड़ी जो क्वालिटी रहती है उसमें क्या रहती है कि एस्केप, यानी कि किसी जैसा लो हिल्स है उसके पीछे छुप जाएगा, और जैसे ही उसका शिकार आएगा या उसका जो जिसके ऊपर अटैक करना है वैसे ऑल ऑफ सडन वो अटैक कर देगा। तो व्हेन द सिमिलर प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, तो दैट वारफेयर इज आल्सो नोन एज द गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है ना। तो जो असम के जो ट्राइबल कम्युनिटी थे उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम गुरिल्ला वारफेयर से इनको हम हरा लेंगे अपने एरिया में, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो भी माउंटेनस रीजन थे उनके पीछे वो छुप जाते थे, और जैसे ही वहां पर उनके एक तरह से वहां पर ब्रिटिशर्स आते थे या वो जो एंटी आपके ट्राइबल ग्रुप के जो काम करने वाले आते थे उनके ऊपर ऑप्शनल दे वर अटैक, ठीक है ना। और दैट प्रैक्टिस वाज नोन एज द गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है ना। तो उसके बाद स्वराज इन प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन हो गया जब टी प्लांटेशन हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया, इनमें तो प्लांटेशन में भी स्वराज का एक तरह से स्वराज की बातें पहुंचने लगे, और वो क्या करने लगे कि वी आर रेडी टू फाइट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, यानी कि प्लांटेशन वर्कर तक की वो बात पहुंची कि गांधी जी बहुत मतलब एक तरह से ही इज अ गुड लीडर एंड ही इज फाइटिंग फॉर द कॉमन पीपल, ऐसा कुछ बिलीव हो गया प्लांटेशन वर्कर में भी, एंड दे वर आल्सो एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू द गांधी जी, एंड दे आल्सो स्टार्ट फाइटिंग इन द आफ्टर सकते प्लांटेशन, जो प्लांटेशन साइट थी इसमें
workers who had their own understanding of Mahatma Gandhi and notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom means the right to move freely in and out the, यानी कि जो 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 वहाँ के जो गार्डन थे, जो प्लांटेशन वर्कर थे, अब अंग्रेजों के आने के बाद, इंग्लिश मैन आने के बाद क्या कर दिया, उनकी जो मूवमेंट थी दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, वो ये समझते थे कि जैसे हम फ्री पहले थे, यानी कि हम we were free to आप कह सकते हैं move inside the forest without any restrictions, अगर वही हमें दोबारा से मिल जाए तो we feel free, ऐसा कुछ उनके मन में दिमाग में बात थी। एंड लेटर ऑन जब गांधी जी ने उनको ज्वाइन कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, दे जॉइंड दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, और बाद में प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स, यानी कि उनको ना तो घुसने के लिए जाने दिया जाता था, यानी कि बिना किसी परमिशन के, और जब वो वहां से छोड़ना चाहते थे तो उनको छोड़ने में नहीं दिया जाता था, बॉन्डेज लेबर एक तरह से। बेकार मतलब जो वही है, विदाउट एनी पेमेंट दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर देयर मास्टर एंड दे वर नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ पेमेंट। तो उस बात को अपोज करने के लिए प्लांटेशन वर्कर ने क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, यानी कि ये जो मूवमेंट था, जो स्वराज मूवमेंट था, दैट वाज रीच अप टू द प्लांटेशन वर्कर अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। ये प्लांटेशन के बारे में इसमें दिया है। तो इसके बाद दिया टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस के बारे में शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गांधी जी इन 1922। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया था पहले, उसको विड्रॉ कर लेंगे। उसके रिप्लेसमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1922। उन्होंने क्या कर दिया, मास एजुकेशन, यानी कि जिसमें ज्यादा लोग जुड़ सके, एक नया नाम दे दिया, रीनेम, लेकिन प्रोग्राम ऑलमोस्ट वैसे ही थे। डिसोबे का मतलब, डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब, वी आर नॉट ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर इंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि डिसोबीडियंस का मतलब वी आर नॉट रेडी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर आप कह सकते हैं कंसीडर और व्हिच आर डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो उस मूवमेंट को क्या बोला गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसमें मेन एक्टिविटी क्या थी, उसमें एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930, यानी कि वो दैट पीरियड वाज जस्ट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1929-30 के बीच में जो वो ऐसा दौर आया था एक, कि जिसमें डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन का मतलब यानी कि जो प्राइसेस हैं, जितने भी हम जो भी व्हाटएवर आइटम्स वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री और इन आवर ऑन आवर फील्ड, तो उनके प्राइस हमें आसानी से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जब हमें प्राइस नहीं मिलेगा उसका, अपने जो व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर नॉट गेटिंग गुड प्राइसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी व्हिच आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द कॉमन पीपल, तो देन दे आर गोइंग टू फेस द सर्टेन प्रॉब्लम। उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो वो पैदा कर रहे हैं, उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका पैसा ज्यादा मिलेगा नहीं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर सर्वाइवल एंड दे हैव टू पे द वैरायटी ऑफ टैक्सेस उन्हें पेमेंट तो नहीं करने पड़ते, तो उनका ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके लिए धीरे धीरे ये बात एक तरह से और टेंशन वाली हो गई। और फिर बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने इस सब को अपोज करना शुरू कर दिया, तो वन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश एंड दैट कमीशन वाज नोन एज द साइमन कमीशन, ठीक है ना। और साइमन कमीशन वाज came to Indian territories in 1928 का है साइमन कमीशन, but that was opposed by the common Indian, यानी कि जो common Indian people थे, that was opposed in a big way, and जो उनको फ्लैग दिखाए गए, बैनर्स दिखाए गए, एंड गो बैक साइमन के एक नारे और जो स्लोगन थे उनको लिख करके डिस्प्ले बोर्ड पर उनको दिखाया गया। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, जो अपोजिशन के पीछे सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर थे उस कमीशन के, तो नो मेंबर वाज बिलोंग टू द इंडियन कम्युनिटी, और इंडियन सोसाइटी से कोई भी उसमें मेंबर नहीं था। जो भी मेंबर थे उसमें दे वर बिलोंग टू द ब्रिटिश कम्युनिटी। So that's why the Indians were opposed in a big way,
और साइमन गोबैक के जो एजुकेशन था उसको यानी कि उनके अगेंस्ट ये स्लोगन बहुत फेमस हो गया। और बाद में जब ये साइमन गोबैक इसमें बीच में जब बात आ गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उसमें ज्वाइन करने लगी, तो बाद में ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज, किसमें, जो इंडियन लीडर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन वहां भी रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, जो यानी कि कांग्रेस में क्या है, दो ग्रुप से रेडिकल्स हैं, मॉडरेटर्स। रेडिकल्स जो मतलब दे वर वेरी मच रिजिड ऑन देयर आइडियोलॉजी, और जो मॉडरेटर्स थे दे वर रेडी टू मोबिलाइज देयर आइडिया एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि वो मॉडरेटर का क्या सॉफ्ट थे, वो थोड़े सोचने में, और रेडिकल्स थे दे वर वेरी मच रिजिड ऑन देयर आइडियोलॉजी, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, या जो भी उन्होंने सोच लिया उसी को आगे रखते थे। तो कांग्रेस में भी दो डिवीजन हो गए, लेकिन अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण साम्राज्य, यानी पूर्ण का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज हिंदी वर्ड है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने क्या किया, लाहौर सेशन में अर्थात दैट रेजोल्यूशन वाज पास अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ ये, 1929 में। उसके बाद 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were take a pledge to struggle against the for the complete independence। यानी कि 1930 में सबसे पहले प्लेज ली, उसके बाद उस दिन से और आज तक हमने जो 26 जनवरी को जो आपने देखा होगा, 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, रिपब्लिक डे। तो ये डेट इसलिए वहां से ली हमने, क्योंकि जो सबसे पहले जो प्लेज ली थी इंडियन, जो कॉमन इंडियन पीपल थे, 26 जनवरी 1930 में हमने प्लेज ली थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे, स्वराज के लिए फाइट करेंगे। तो इसलिए हमने फिर बाद में लेटर ऑन हमारा जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है, या उसकी जो डेट हमने डिक्लेयर करी है, वो 1950 में एनफोर्स हुआ था हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उसको 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया, उस डेट को, जिससे वो मैच कर सके, जिससे कि उससे हम एक तरह से अपनी आइडियोलॉजी और उससे एक तरह से मैच कर सके, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें। फिर है सॉल्ट मार्च। जो सॉल्ट मार्च है सिविल, ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है। यानी कि जो पहले सॉल्ट मार्च जो है आपका, यानी कि 1930 से पहले, यानी कि 1929 से पहले 1930 के बीच में, उससे पहले देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ आफ्टर गवर्नमेंट एजेंसी टू प्रोड्यूस और टू मेक द सॉल्ट। यानी कि उनकी मोनोपोली थी, यानी कि जो भी वो सॉल्ट बनाएंगे, इंडियन सॉल्ट को यूज कर रहे थे वो, ठीक है ना। लेकिन उसकी तो कीमत ज्यादा रखते थे वो, और वो जो कीमत ज्यादा रखी जाएगी, यानी कि एक सॉल्ट ऐसी चीज थी कि दैट वाज यूज्ड बाय द पुअर एंड रिच। यानी कि दोनों चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे रिच हो, पुअर हो, या गांव वाले हो, शहर वाले हो, दैट आइटम वाज यूज्ड बाय द ईच एंड एवरीवन। तो गांधी ने सोचा कि भाई इसी आइटम को क्यों ना लिया जाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए इसी आइटम को हम क्यों ना लें, क्योंकि दिस पर्टिकुलर आइटम इज वेरी मच यूजफुल फॉर द ईच एंड एवरीवन। लार्जली आप यूज करते हैं इसको, तो इसमें मास एजुकेशन, यानी कि हमें ज्यादा बड़ी सपोर्ट मिल सकती है इस बारे में। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया, और वो कहां से स्टार्ट किया, जो साबरमती आश्रम है गुजरात में, अप टू दांडी इज अ प्लेस, कोस्टल एरिया है, वहां पर 78 जो सपोर्टर थे इनके, गांधी जी के 78 सपोर्टर, यानी कि वॉलंटियर, जिनको वर्ड लिखा वॉलंटियर, और दे हैव टू मूव 240 माइल्स उनको जाना था, क्योंकि साबरमती से दांडी का जो रास्ता है दैट वाज अराउंड 240 माइल्स अवे फ्रॉम द बोथ द प्लेसेस, यानी कि दोनों प्लेस के बीच का जो डिफरेंस था दैट वाज 240 माइल्स। और वो कितने 24 आवर्स में कितने चलते, 10 माइल्स ए डे, उसके बाद स्टे करते थे, देन अगेन 10 माइल्स ए डे। तो इट वाज कंप्लीटेड इन 24 डेज में कंप्लीट हो गया। और आमतौर से क्या है, 6 अप्रैल को वो पहुंच गए, यानी कि उन्होंने शुरू किया था मार्च में,
और 6 अप्रैल को वो वहां पर पहुंच गए, कहां पर, दांडी में। और उन्होंने फिर सॉल्ट लॉ को, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ यानी कि ब्लॉक ऑफ सॉल्ट लॉ उन्होंने बना करके अपने हाथों से, अपने ऐसे दिखा करके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है ना। क्योंकि पहले मोनोपोली किसकी थी, केवल ब्रिटिशर्स बना सकते थे, लेकिन वो बना इंडियन रिसोर्स यूज कर रहे थे और उसको सेल करते थे काफी ऊंचे रेट पे, ठीक है ना। गांधी ने ये आइटम इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि दैट आइटम वाज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल एंड रिच पीपल, यानी पुअर और रिच दोनों यूज करते थे, शहरी और गांव वाला दोनों यूज करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए उस आइटम को सबसे पहले सेलेक्ट किया और 78 वॉलंटियर्स के साथ वो चले, कहां पर, दांडी चले टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। और अल्टीमेटली 24 डेज में वहां पहुंच गए। दे कवर्ड नियर अबाउट 240 माइल्स, 10 माइल्स ए डे, ऐसा 24 डेज में वो पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने ये लॉ को तोड़ा, किसको, सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन आउट बाय द गांधीजी एंड देयर फॉलोअर्स, वहां पर दांडी में जाकर के, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट मार्च के नाम से कभी कभी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, जलियांवाला बाग के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। तो उसकी डेट, जनरल डायर का नाम, कितने लोग लगभग मरे वहां पर वो सब याद रखना है, कहां पर हुआ वो याद रखना है, क्या कर रहे थे वो याद रखना है, 4-5 पॉइंट उसके बारे में। ऐसे दांडी मार्च में कितने डेलीगेट थे उसके साथ, 78 कितने मैं बताया वॉलंटियर थे, कितने दूर था उसको 40 माइल, ठीक है ना। कितने दिन, कितना एरिया कवर करते थे एक दिन में, 10 माइल से डे, कितने दिन में कंप्लीट होगा, 24 डेज में। तो इस तरह से आपको बता रहा हूँ ऐसे याद करना है, ठीक है ना, तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। इसके ऊपर कभी कभी दोनों के ऊपर, जलियांवाला बाग के ऊपर भी और इसके ऊपर भी कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज आप कह सकते हैं होम एग्जाम। और आगे जो मैं करवाऊंगा, दांडी मार्च का आज खत्म हो गया है, तो आगे एक पीरियड या 2 पीरियड और है इसके, ठीक है ना। तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना बच्चों, दांडी मार्च का आज के लिए। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भेजूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर इसके सब मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, ठीक है।